और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, रोहित जोशी पर गिरफ्तारी की तलवार। रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला है और गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस के जयपुर आने की सूचना मिल रही है। एसीपी के नेतृत्व में 15 सदस्यीय टीम के जयपुर पहुंचने की सूचना। महेश जोशी के घर और सरकारी बंगले पर पहुंचने की खबर। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जयपुर पुलिस ने मामले में जानकारी होने से इनकार कर दिया है। 8 मई को पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया था। दिल्ली के सदर थाने में यह मामला दर्ज करवाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्री महेश जोशी के घर दिल्ली पुलिस के पहुंचने की सूचना मिल रही है। एसीपी के नेतृत्व में 15 सदस्यीय पुलिस टीम उनके सरकारी बंगले और घर पर पहुंचने की सूचना है। हालांकि राजस्थान पुलिस ने इस सूचना से इनकार किया है और पीड़िता ने यह मामला दिल्ली में दर्ज करवाया था और अब दिल्ली पुलिस के जयपुर पहुंचने की सूचना मिल रही है। इस मामले में पीड़िता ने दिल्ली में 0 एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसे बाद में दिल्ली पुलिस ने रेगुलेट कर जांच शुरू कर दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा के साथ। विष्णु, सूत्र कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो महेश जोशी के घर पर पहुंची है। राजस्थान पुलिस इस जानकारी से इनकार कर रही है। मामला क्या है? देखिए, अब ये जो है कंफर्म हो गया है कि दिल्ली की जो पुलिस टीम थी वो जयपुर में है और जयपुर में कल देर रात तक दिल्ली पुलिस की टीम थी, जयपुर आई थी। यहाँ वो सदर थाने में ही पहुंची थी। उसके बाद में जो है दिल्ली पुलिस की जो टीम के सदस्य थे, महेश जोशी के बड़ौदिया बस्ती जो कि हसनपुरा इलाके में पड़ता है, वहां पर गए थे। लेकिन वहां मालूम चला कि महेश जोशी पिछले लंबे समय से कुछ समय से यहाँ पर रह नहीं रहे, वे अपने सरकारी बंगले पर रह रहे हैं। उसके बाद टीम के सिविल लाइन स्थित बंगले पर पहुंचने की सूचना है। प्रारंभिक तौर पर जो सूत्रों के जिससे जानकारी हमको मिली है, बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में वारंट लेकर के वारंट की तामील कराने के लिए यहाँ पर आई थी। अब लेकिन दिल्ली पुलिस की टीम कहाँ है के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब इस पूरे मामले के बाद जो कि दिल्ली पुलिस एक्टिव हो चुकी है, तो रोहित जोशी की गिरफ्तारी में जो है तलवार लटक गई है। जी विष्णु, आमतौर पर जब किसी दूसरे स्टेट की पुलिस किसी दूसरे राज्य में जाती है तो वहां की पुलिस का सहयोग भी मिलता है। आपका कहना है कि अब नहीं पता कि दिल्ली पुलिस कहां है, तो क्या राजस्थान पुलिस इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रही, या फिर इस बात के ये मायने कि कल देर रात तक अगर दिल्ली पुलिस यहां पर मौजूद थी तो आज जो है वो दिल्ली पुलिस वापस लौट गई है? देखिए, इसके बारे में अभी तक जो हमारी कम से कम 4 से 5 अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि सुबह तक जो जानकारी थी वो थी कि हमारे को कोई जानकारी नहीं कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर। लेकिन उसके बाद अभी कंफर्म किया गया है कि हाँ, दिल्ली पुलिस आई थी, यहाँ पर आई थी और उसके बाद उनके जो बड़ौदिया बस्ती हसनपुरा इलाके में जो घर है, उनका जो निजी निवास है, वहां भी पुलिस की टीम गई थी। वहां आसपास के लोगों से भी पूछा, वहां पुलिस के कर्मियों से पूछा उनके रोहित जोशी के बारे में, महेश जोशी के बारे में, लेकिन किसी ने भी कुछ जानकारी देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि रोहित जोशी फिलहाल अभी जो है पुलिस की गिरफ्त से दूर है। महेश जोशी के चूंकि पत्नी की ब्रेन हेमरेज कुछ दिनों पहले हुआ था, वो उनकी काफी जो हालत है नाजुक है, तो ऐसे में वे एसएमएस हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट है। महेश जोशी भी उन्हीं की सेवा में है। ऐसे में अब जो पुलिस कहाँ है, ये एक दिलचस्प सवाल है। अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी कि दिल्ली पुलिस टीम वापस लौट गई है कि जयपुर में ही है। जी और शंकर आनंद दिल्ली संवाददाता भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। शंकर, ये जानकारी जो है वो जयपुर से कंफर्म हो रही है कि दिल्ली पुलिस यहां पर पहुंची थी और दिल्ली पुलिस ने उनके 2 ठिकानों के ऊपर पूछताछ की है। लेकिन शंकर, ये जानकारी जैसा कि हमारे जयपुर संवाददाता दे रहे, अब नहीं जानकारी राजस्थान पुलिस को भी कि दिल्ली पुलिस अब कहां है। तो क्या इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शंकर आपके पास कोई अपडेट? देखिए, दिल्ली पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है और दिल्ली पुलिस के दर्ज एफआईआर के मुताबिक रोहित जोशी आरोपी है और इस मामले में पहले भी कुछ नोटिस वगैरह भेजा गया था, लेकिन उस मामले पर कोई भी जवाब रोहित जोशी के द्वारा या रोहित जोशी को पूछताछ की प्रक्रिया में बुलाया गया था, लेकिन अभी तक पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए रोहित जोशी नहीं पहुंचा है। लिहाजा इसी मामले पर आगे की कार्रवाई और आगे की पूछताछ की तमाम प्रक्रियाओं को समझने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम जयपुर गई है और उस टीम में महिला अधिकारी भी हैं जो इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। और खास तौर पर जिस तरह से
दर्ज एफआईआर में सबसे पहला जो एक घटना वो सवाई माधोपुर का जिक्र किया गया, इसके साथ साथ जयपुर के बारे में जिक्र किया। तो उन तमाम मामलों को समझने के लिए, जानने के लिए और आरोपी को अगला नोटिस देने के लिए वहां पे दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस के रडार से या दिल्ली पुलिस के कहा जा सकता है कि वो उनके अधिकारियों के सामने रोहित जोशी एक बार भी सामने नहीं आए हैं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगातार कई जगहों पे उसे ढूंढा भी जा रहा है। लेकिन जिस तरह से हमारे दिल्ली पुलिस के जो सूत्र हैं, जो हमारे मुख्यालय के वरिष्ठ सूत्र हैं, उनका कहना है कि इस मामले में तफ्तीश पिछले कुछ दिन पहले ही प्रारंभ कर दिया गया था और इस मामले में लगातार कोशिश किया जा रहा है कि आरोपी को बुलाया जाए, आरोपी से इस मामले में पूछताछ की जाए, क्योंकि अभी तक एक बार भी रोहित जोशी, जिस पर काफी संगीन आरोप है, जिसमें आरोपों की अगर बात करें तो ब्लैकमेलिंग करने का आरोप, लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप, इसके साथ ही उसके अश्लील वीडियो बनाने का आरोप, धमकी देने का आरोप, जान से मारने की आरोप, तो ये काफी गंभीर आरोप है। इन्हीं तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की टीम तफ्तीश करने और आरोपी को बुला करके उसे इस मामले में पूछताछ करने के लिए जयपुर पहुंची है। लेकिन जयपुर पहुंचने के बावजूद भी रोहित जोशी से संबंधित जानकारी नहीं मिल पाई है। रोहित जोशी जांचकर्ताओं के सामने नहीं मिले, लेकिन अभी दिल्ली पुलिस की वहां पर आगे की क्या कार्रवाई होगी वो अभी कुछ भी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन जब तक चल रहा है तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इस मामले में हम लोग दिल्ली पुलिस भी चाहती है कि इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है वो तमाम कानूनी प्रक्रियाएं जो है उस कानूनी प्रक्रिया के तहत उससे पूछताछ की जाएगी। और जिस तरह से रोहित जोशी के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगे हैं, तो उन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए रोहित जोशी से पूछताछ की प्रक्रिया में उसको हिस्सा लेना बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन रोहित जोशी अभी भी एक बार भी ना उनके द्वारा बताया गया है, ना ही पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लिए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर रोहित जोशी पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी मुश्किलें आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जा रहा है, उसको तलाशा जा रहा है, उसको ढूंढा जा रहा है, उसके बावजूद भी वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं आने वाले दिन में इस मामले पर कोर्ट भी बकायदा जा सकती है दिल्ली पुलिस, और किस तरह से उस आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना है इस मामले पर बकायदा कोर्ट में भी अपनी बात को दिल्ली पुलिस रख सकती है। लेकिन फिलहाल उस आरोपी को तलाशा जा रहा है। जी शंकर, लौटूंगा आपके पास में, बने रहिएगा। हमारे साथ जयपुर संवाददाता विष्णु शर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं। विष्णु, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जब 15 लोगों की टीम दिल्ली पुलिस की यहां पर पहुंची है, दोनों आवासों के ऊपर गई है महेश जोशी के, तो क्या रोहित जोशी उनको नहीं मिला, लेकिन महेश जोशी से बातचीत हो पाई, इसके बारे में कोई जानकारी आपको मिल रही है विष्णु? देखिए, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि दिल्ली पुलिस की मुलाकात, बातचीत महेश जोशी से भी हुई है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी तक इतना ही साफ हो सका है कि दिल्ली पुलिस की टीम रात को आई थी, सदर थाने में भी गई थी, वहाँ बातचीत के बाद में उनके आवास पर पहुंची, निजी आवास पर पहुंची। वहां जब कोई नहीं मिला, चूंकि वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, ऐसे में पूरा मकान जो है वो ध्वस्त ही है, तो उसके बाद सरकारी बंगले पर पहुंची। लेकिन सरकारी बंगले पर जो सुरक्षा कर्मी है उनका भी वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका ही कहना है कि दिल्ली पुलिस हमारे यहाँ पर नहीं है। ये ऐसे में सवाल है कि सच क्या है, लेकिन जो हमारे सूत्र है उनका ही कहना है कि दिल्ली पुलिस यहीं पर है और जल्द ही आगे जो है वो कार्रवाई हो सकी है। आपको बता दूं कि 8 मई को जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद पहले इस एफआईआर को दिल्ली पुलिस जो है सवाई माधोपुर में भेजने वाली थी, वहीं महिला थाने में इसकी तफ्तीश होने वाली थी। लेकिन उसके बाद जब पीड़िता जिसने मुकदमा ये दर्ज कराया, उसका कहना था कि राजस्थान में उसको न्याय नहीं मिलेगा, उसको विश्वास नहीं है कि वहां पर उसके साथ उसके मुकदमे में कार्रवाई होगी। ऐसे में एक नया मोड़, दिल्ली पुलिस ने उस एफआईआर को अपने पास ही रखा और जांच वहीं पर शुरू कर दी। वहीं पर पूरे मामले में पीड़िता ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को एक मेल भेजा था जिसमें कहा था कि उसकी जान को खतरा है, उसके परिवार की जान को खतरा है। उसमें उसने ये भी कहा था कि इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े जो अधिकांश जो साक्ष्य हैं वो राजस्थान में है, जयपुर में है। ऐसे में आरोपी जो है पक्ष है वो इस सबूतों को नष्ट करने के लिए उनके साथ कोई अप्रिय घटना कारित करवा सकता है। इसके बाद ये पूरा जो मामला था दिल्ली पुलिस में ही रहा, दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की और अब पूरे मामले में वारंट तामील करने के इरादे से दिल्ली पुलिस के जयपुर आने की सूचना है। फिलहाल रोहित जोशी का कुछ पता नहीं है, महेश जोशी से उनकी मुलाकात, दिल्ली पुलिस की मुलाकात नहीं हो सकी, ऐसा भी सूत्रों का कहना है। अब ये देखा जाएगा कि और ये एक स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि
यदि रोहित जोशी उनके हाथ लगता है, दिल्ली पुलिस के हाथ लगता है, तो उसी के बाद ये सूचना दी जाएगी कि रोहित जोशी दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। लेकिन फिलहाल रोहित जोशी दिल्ली पुलिस की पकड़ से दूर है। जी शंकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं दिल्ली से। शंकर, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं और आपने भी सुना कि ये पुख्ता जानकारी मिल पा रही है, हालांकि दिल्ली पुलिस जो है वो मीडिया से बातचीत नहीं कर रही है, राजस्थान पुलिस के संपर्क में भी नहीं है, लेकिन जयपुर में मौजूद है। तो इस बात की प्रबल संभावना है शंकर कि राजस्थान पुलिस यहां पर और दिल्ली पुलिस यहां पर कुछ और समय के लिए रुक सकती है, और जब तक रोहित जोशी उन्हें नहीं मिलता उनका जो पड़ाव है वो जयपुर में ही रहेगा, और पूछताछ के लिए रोहित को दिल्ली ले जाया जा सकता है अगर दिल्ली पुलिस को रोहित मिलता है तो। शंकर, निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस पहुंची है, दिल्ली पुलिस में की जो टीम है उसमें एक महिला अधिकारी है, और वो महिला अधिकारी काफी जो अपने काम को लेकर बहुत कहा जाता है कि बहुत एक तेज तर्रार महिला अधिकारी है, और वो भी उस टीम का नेतृत्व कर रही हैं। और इस मामले में जो जिस तरह से मामला को दर्ज किया गया था, और उस मामले को दर्ज करने के बाद कोशिश की जा रही है कि जितना जल्द से जल्द उस आरोपी से पूछताछ किया जाए जो रोहित जोशी पे जो आरोप लगे हैं। और जिस तरह से इस मामले में महिला के द्वारा जो बयान जो है दर्ज कराया गया, तो उस मामले की गंभीरता को देखते हुए कि रोहित जोशी से पूछताछ काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। लेकिन रोहित से संपर्क साधने की कई बार कोशिश की गई कि व्यक्तिगत तौर पर वो आकर के पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा ले, क्योंकि ये मामला दिल्ली में दर्ज है और दिल्ली के नॉर्थ जिला जो है वहां पे ये मामला दर्ज है। तो यहाँ पर पूछताछ की प्रक्रिया सबसे जो प्राथमिक आवश्यकता होती है, तो इस मामले में लगातार संपर्क किया गया, लेकिन रोहित जोशी का कोई भी संपर्क नहीं मिल पा रहा है। ना ही रोहित जोशी सामने आ रहे हैं, ना ही पूछताछ की प्रक्रिया में खुद से वो पहुंच रहे हैं। और वो एक कहा जा सकता है काफी जिम्मेवार जो एक उनके जो पिता है, काफी एक बड़े स्तर के मंत्री हैं और बड़े राजनेता हैं, और ये तमाम जो चीजों को देखते हुए भी वो अभी तक पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए रोहित जोशी सामने नहीं आ रहा। तो कहीं न कहीं इसी बात को ध्यान में रखते हुए और आरोपी को इस मामले में हिरासत में लेने के लिए, उससे पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, आरोपी से जानने के लिए, तो इसके लिए ही दिल्ली पुलिस वहां पे पहुंची है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि अगर रोहित पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर पे उसकी गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है, क्योंकि उसे बार बार ढूंढा जा रहा है, बार बार तलाशा जा रहा है। और इस मामले की जानकारी जिस तरह से बाकायदा उसके परिजनों को भी दी जा रही है कि रोहित जोशी आकर के पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा ले, लेकिन रोहित जोशी अभी तक, जब से मैंने 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त बीत चुका है इस मामले में FIR, हालांकि शुरुआती दौर पे जरूर 0 FIR हुई थी, लेकिन जिस तरह से पीड़िता के द्वारा कोर्ट में जाकर के 168 के तहत बकायदा वो अपना मामला अपना बयान को दर्ज कराई, और कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने बकायदा अपना बयान दर्ज कराते हुए उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि इस मामले में राजस्थान में उस मामले की तफ्तीश हो, क्योंकि उनके पिता एक काफी रुतबेदार और काफी वरिष्ठ स्तर के मंत्री हैं, और निश्चित तौर पे उनका मामला जो है वहाँ प्रभावित हो सकता है। तो ये पीड़िता का बयान था, उसी पीड़िता के बयान के आधार पर उस केस को जो 0 FIR में तब्दील किया जा चुका था, लगभग में उस FIR को ट्रांसफर करने की तमाम औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी, लेकिन बीच में शनिवार और रविवार के दिन होने की वजह से वो पूर्ण तौर पे ट्रांसफर नहीं हुआ था। लेकिन जब ये मामले की गंभीरता को समझा गया, पीड़िता का जब बयान दर्ज कराया गया मजिस्ट्रेट के सामने, उसके बाद उस FIR को RC में तब्दील किया गया, यानी कि FIR वो उस शिकायत को FIR में तब्दील किया गया, और उसी के आधार पर लगातार पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है कि रोहित जोशी को कहें कि वो आकर पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लें, और तमाम जो पूछताछ की प्रक्रिया होगी वो दिल्ली में होगी, क्योंकि ये केस दिल्ली में रजिस्टर्ड है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी तक रोहित का सामने नहीं आना ये उसकी परेशानी की सबब बन सकता है, और जिस तरह से अब वो भाग रहा है और दिल्ली पुलिस पीछे पीछे है, उसको तलाश रही है, तो कहीं न कहीं आने वाले वक्त में अगर 1-2 सप्ताह के अंदर में सामने नहीं आते हैं तो हो सकता है कि उसके खिलाफ NBW भी जारी किया जा सकता है, यानी कि गैर जमानती धाराओं के तहत भी मामले को आगे कार्रवाई की जा सकती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आरोपी को ढूंढना, तो दूसरी तरफ देखा जाए कानूनी पहलुओं को देखा जाए तो कानूनी पहलू जो है उसके आधार पर आगे की जो मुश्किलें हैं रोहित जोशी की बढ़ने वाली हैं, क्योंकि रोहित जोशी के खिलाफ जो धाराएं हैं वो काफी संगीन है। और उन धाराओं के बारे में जिस तरह से हमने बताया कि जैसे कोई भी अगर लड़की अगर दुष्कर्म का आरोप लगाती है, अगर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाती है, तो ये मामले काफी गंभीर होते हैं, और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे तलाशा जा रहा है। तो अभी दिल्ली पुलिस की टीम जरूर अभी राजस्थान में है, जयपुर में है, लेकिन अभी किस लोकेशन पे है वो उसके द्वारा या दूसरे अन्य अधिकारियों के द्वारा नहीं बताया जा रहा है,
क्योंकि अभी मामला इन्वेस्टिगेशन का है और इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होती है तो कोई भी औपचारिक तौर पे कोई भी जानकारी नहीं देना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उसके घर और उनके परिचितों जो उनके जानकार हैं रोहित के, उसके घर के पास जाके जब दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ कर रही थी, उसके बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रही थी और ये भी कह रही थी कि रोहित अगर आपके पास आता है, अगर रोहित आपसे संपर्क साधता है तो रोहित को कहा जाए कि वो आकर दिल्ली पुलिस के तफ्तीशकर्ताओं के सामने आए और दिल्ली में आकर पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा ले। और जो भी कानूनी पहलू है, कानूनी पहलू के तहत बकायदा उससे पूछताछ की जाएगी या पूछताछ करने के बाद तमाम जो चीजों को समझना जाए, क्योंकि यहाँ एक पक्ष का जो बयान है वो भी दर्ज हुआ है, पीड़िता पक्ष का ही बयान दर्ज हुआ है। जो आरोपी पक्ष है, आरोपी पक्ष का भी बयान दर्ज नहीं हुआ है। तो कानून के मुताबिक दोनों पक्ष का बयान महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आरोपी पक्ष ही अगर फरार है तो कहीं न कहीं उस पर शक की जो गुंजाइश और ज्यादा बढ़ती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब जो मुश्किलें हैं वो रोहित जोशी की बढ़ने वाली हैं, उसकी और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और एक तरफ देखा जाए कि जिस तरह से उसके पिता राजस्थान सरकार के काफी वरिष्ठ मंत्री हैं और काफी नाम रहा है उनका, तो कहीं न कहीं उनकी जो छवि है उस पर भी ये असर पड़ने वाला है। क्योंकि अगर बेटा किसी मामले दुष्कर्म के मामले में फरार हो जाता है और उस पर काफी गंभीर आरोप लगते हैं और दूसरे राज्य यानी कि राजस्थान से बाहर दिल्ली पुलिस अगर वहां आके तफ्तीश कर रही है तो कहीं न कहीं उनकी छवि पे भी असर पड़ता है। तो यहाँ पर अब देखना बिल्कुल शंकर, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब ऐसे में जो है वो जो आरोप है आरोपी को सामने आना चाहिए, क्योंकि पुलिस यहाँ पर मौजूद है पूछताछ के लिए। और जैसा कि आप कह भी रहे हैं, कानूनी पहलू भी है कि जब तक दोनों पक्ष नहीं जाने जाएंगे पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएगी। विष्णु, जैसा कि शंकर आनंद कह रहे हैं, दिल्ली से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, साफ तौर पर जो है वो गिरफ्तारी की तलवार अब लटक रही है। विष्णु, देखिए, रोहित जोशी के पास इस पूरे मामले में दो ही ऑप्शन है, या तो दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर करें, पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस के सामने पेश हो जाए, या फिर उनको अग्रिम जमानत लेनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि मामला बहुत गंभीर है, गंभीर आपराधिक धाराएं लगी हुई है, धारा 377 है, 312 है, 328 आईपीसी और 300 आईपीसी 376 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। ऐसे में उनको अग्रिम जमानत मिलने की भी कोई संभावना नहीं है, कोई राहत नहीं मिल सकती। ऐसे में अंत में गिरफ्तारी तय होगी और दिल्ली पुलिस जो है बहुत, मुझे लगता है कि ज्यादा दूर नहीं होगी इस पूरे मामले में। अंततः बिल्कुल शंकर और विष्णु, आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जयपाल हत्याकांड मामला, जयपाल का शव नावा लाया गया। पूर्व सांसद सीआर चौधरी मौके पर पहुंचे हैं, पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी भी मौके पर पहुंचे हैं। जयपाल का शव नावा लाया गया है और जयपाल हत्याकांड ये मामला है। पूर्व सांसद सीआर चौधरी मौके पर पहुंच चुके हैं। इनके अलावा पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी भी मौके पर पहुंचे हैं। जयपाल का शव इस समय नावा पहुंचा है। और ये वो तस्वीरें जहां पर हत्या की गई थी। फिलहाल जयपाल पूनिया के शव को नावा लाया गया है। पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक यहां पर पहुंचे। पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी, पूर्व सांसद सीआर चौधरी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं महेंद्र बिश्नोई के साथ, नागौर संवाददाता। महेंद्र, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ अपडेट नावा से? देखिए, मृतक जयपाल है वो बीजेपी का स्थानीय नेता था। इसके चलते बीजेपी भी इस मामले में पूरी तरह से लामबंद हो चुकी है। पूर्व सांसद सीआर चौधरी, पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी और पूर्व विधायक हरीश कुमार, ये तीनों जो नेता है वो नावा अस्पताल की मोर्चरी के पास पहुंचे हैं और मृतक के शव को जयपुर के निजी अस्पताल से नावा की मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया है। अब धीरे धीरे जो बीजेपी के पदाधिकारी और जो आरएलपी के स्थानीय कार्यकर्ता है उनकी भीड़ जमा हो रही है और पूर्व सांसद सीआर चौधरी और
पूर्व विधायक विजय सिंह ने मृतक जयपाल के परिजनों से भी मुलाकात की है। आगे की रणनीति अभी तैयार इनके द्वारा की जा रही है। दूसरी, यहाँ जो नवा का तहसील परिसर है वह टेंट भी इन लोगों ने लगा दिया, तो निश्चित तौर पर ये इस पूरे मामले को लेकर धरना देंगे। बीजेपी की क्या डिमांड है, अभी थोड़ी देर बाद इसमें पूरे प्रकरण में आगे स्पष्ट हो पाएगा। जी महेंद्र, इसके अलावा कुछ देर पहले हमारी आरएलपी के अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल से भी बातचीत हो रही थी। उनका कहना है कि उनके भी विधायक है वहां पर पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर नावा जो है इस समय सियासी अखाड़ा जो है वो बन रहा है। बिल्कुल, नागौर के सांसद ने कल रात्रि में ये ऐलान कर दिया था कि उनके तीनों विधायक सुबह नावा पहुंचेंगे। गोपालगढ़ के विधायक और आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग, क्यूसर के विधायक नारायण बेनीवाल और मेड़ता के विधायक इंदिरा बावरी, ये तीनों आज नावा पहुंचेंगे। इसके बाद क्या रणनीति रहती है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हनुमान बेनीवाल खुद मौके पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। पहले अभी बीजेपी के नेता परिजनों से बात कर रहे हैं। आरएलपी के जो विधायक है वो भी पहुंचेंगे, परिजनों के साथ चर्चा करेंगे, उनकी जो डिमांड है उनको लेकर चर्चा होगी और उसके बाद ही आगे की पूरी जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। लेकिन धरने के लिए टेंट लग चुका है, तो ये माना जाए कि बीजेपी और आरएलपी के लोग हैं वो इस मामले में धरना देंगे और पूरे मामले में कानून व्यवस्था के मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश इस मामले के जरिए बीजेपी कर रही है। जी महेंद्र, चूंकि नावा में तमाम बड़े कद के नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, पुलिस की तैयारियां वहां पर कैसी है? इस हत्याकांड को लेकर पुलिस की क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि दबाव सबसे ज्यादा पुलिस पर है हत्यारों को पकड़ने के लिए? देखिए, कल एसपी ने मीडिया से बातचीत की थी कल शाम को। उसमें एसपी राममूर्ति जोशी ने ये स्पष्ट कहा था कि घटना के तुरंत बाद से ही पुलिस ने एक्शन ले लिया। सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल चुके हैं, जिसमें एक बोलेरो में 3 से 4 बदमाश नजर आ रहे हैं। उनको चिन्हित करने की कोशिश पुलिस कर रही है। साथ ही जो आज हंगामा प्रदर्शन को देखते हुए जो पूरे नागौर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों और पुलिस लाइन का जो जाब्ता है वो नावा रात्रि में बुला लिया था। आज नावा में भारत पुलिस का भी भारी जाब्ता तैनात है। साथ ही अलग अलग टीमें बनाकर जो दबिश दी जा रही है, क्योंकि जो क्षेत्र नावा है वो जयपुर जिले से सटा हुआ है। बीच में सांबर झील का क्षेत्र आता है, तो वहाँ जो नमक की इकाइयां बनी हुई है वो एक बहुत बड़े क्षेत्रफल का क्षेत्र है। वहाँ अपराधियों के इन छिपे होने की भी आशंका है। दूसरी सबसे बड़ी इस प्रकरण में जो नई चीज हुई वो रात्रि में ये हुई थी कि उप मुख्य सचेतक को इस मामले में नामजद करवा दिया। उनके भाई, उनके साले सहित जो अन्य लोग थे इन्हें नामजद किया गया, तो जिसके चलते अब ये पूरा जो घटनाक्रम है उसने राजनीतिक मोड़ अधिक ले लिया है। दूसरी ओर पुलिस अपने स्तर पे जांच पड़ताल इस पूरे प्रकरण की कर रही है। किसकी क्या भूमिका रहेगी ये आगे की बात है, लेकिन ये तय है कि विधायक के खिलाफ मामला दर्ज होने के चलते अब इस पूरे प्रकरण की जांच है वो सीआईडी सीबी करेगी। जी महेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस समय नावा के अंदर पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी, पूर्व सांसद सीआर चौधरी पहुंच चुके हैं। आरएलपी के 3 विधायक भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। जैसी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक टेंट यहां पर गाड़ दिया गया है और धरना प्रदर्शन की यहां पर तैयारी है। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग यहां पर लगातार की जा रही है और जैसा कि आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने बताया कि वो इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कोटा प्रवास का दूसरा दिन शक्तिनगर स्थित कैंप दफ्तर पर जनसुनवाई कर रहे हैं। वाल्मीकि और यादव समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत करेंगे। रायका समाज के छात्रावास का भी लोकार्पण किया जाएगा। तो आज दूसरा दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कोटा में, और ये जनसुनवाई की सीधी तस्वीरें, लोगों से मुलाकात करते हुए, लोगों की समस्याओं को सुनते हुए, उनका समाधान निकालते हुए कोटा में आज दूसरा दिन। लोकसभा अध्यक्ष
कोटा पहुंचे हुए हैं। आज दूसरा दिन है, सभी अपनी अपनी बात यहां पर उनके सामने रखते हुए देश के विख्यात न्यूरोसर्जन और महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर के न्यूरोसर्जरी के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर बीएस शर्मा का कहना है कि नई तकनीक से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की बीमारियों के इलाज में सफलता मिल रही है। उन्होंने बताया कि ओ आर्म जैसी नई मशीन के जरिए न्यूरोसर्जन को ऑपरेशन के दौरान मरीज की 360 डिग्री यानी चारों ओर की इमेज दिखाई देती है, जिससे ऑपरेशन के दौरान होने वाले संभावित खतरों को न्यूनतम किया जा सकता है। डॉक्टर शर्मा यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे ऑपरेशन जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में चिरंजीवी और RGHS योजनाओं के तहत कैशलेस किए जा रहे हैं। वहीं गैस्ट्रो सर्जन और लीवर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार कपूर ने बताया कि देश में लीवर सिरोसिस की रोगियों की संख्या बढ़ी है। ऐसे हालत में लीवर ट्रांसप्लांटेशन ही इलाज है। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लीवर ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं, जिनके परिणाम विश्व स्तरीय हैं।